हेलो बच्चों, मैं आपका यार की स्टोन का डायरेक्टर। चलिए बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। लगभग ज़्यादातर बच्चा यानी 90 से 95% बच्चा इस टॉपिक में कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि ये टॉपिक यहाँ का है ही नहीं। ये टॉपिक है आपका प्लांट एनाटमी और फोटोसिंथेसिस। ये दोनों चीज़ से बच्चों जुड़ा हुआ, यानी प्लांट फिजियो और प्लांट एनाटमी दोनों को यहाँ कनेक्ट हो रहा है, और ऊपर से चल तो इकोलॉजी रहा है बच्चों। तो बच्चे लाइटली लेते हैं इस इकोलॉजी चैप्टर को, और उसमें ये चीज़ आ जाता है जो कि थोड़ा सा अलग है बच्चों। तो चलिए मैं आपको समझा रहा हूं कार्बन फर्टिलाइजेशन। बच्चों वैसे तो 3 प्रकार का प्लांट होता है हमारा अगल बगल में फोटोसिंथेसिस के बिहाफ पर, C3, C4, कैम। हम इस लेक्चर में कैम को नहीं लाएंगे क्योंकि हम फोटोसिंथेसिस नहीं पढ़ रहे। C3 प्लांट्स और C4 प्लांट्स में ही हमारा काम चल जाएगा। अब आप पूछेगा सर C3 C4 पहले बोल तो दीजिए ये क्या है, और C3 C4 ये कौन सा प्लांट्स हो गया सर। तो बच्चों देखिए 95% ऑफ ऑल ग्रीन प्लांट्स आर C3 प्लांट्स, यानी जितना भी आपके अगल बगल में ग्रीन प्लांट्स है उसमें से 95% प्लांट जो है वो C3 कैटेगरी में आता है। अभी मुझे पता है आपको C समझ में नहीं आया है, बट आएगा अभी। तो 5% बच गया, वो C4 में आ गया। एक स्पेशल एंजाइम होता है बच्चों जो फोटोसिंथेसिस के दौरान काम आता है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर से एब्जॉर्ब करने के लिए। आपको पता होना चाहिए जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड नीड है, जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, ये सब मिनिमम रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो सर बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए मतलब C3 प्लांट में रूबिस्को एंजाइम है, RUBP, हाँ RUBP कार्बोक्सिलेज एंजाइम, ये C3 प्लांट का एंजाइम है। किसके लिए? बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए। अब थोड़ा इधर देख लेते हैं। इधर जो एंजाइम है वो PEP कार्बोक्सिलेज है, ये RUBP है, यहां पर PEP है। इसका भी काम है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर से एब्जॉर्ब करके देना C3 प्लांट में। इसका काम है C4 प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर से एब्जॉर्ब करके देना। बच्चों मैं आपको बताऊं, जो RUBP कार्बोक्सिलेज है ये लेस एफिशिएंट है, मतलब PEP मोर एफिशिएंट है। मतलब ये दोनों को अगर कम CO2 वाला में जगह में रख दिए जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल कम है, कंसंट्रेशन कम है, हम अगर दोनों प्लांट एक C3 एक C4 हम ऐसा जगह में रख दिए जहां कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो ये अच्छे से काम कर लेगा। इसको कम कार्बन डाइऑक्साइड से बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड से फर्क नहीं पड़ता है। ये एंजाइम बड़ा अच्छा एंजाइम है बच्चों, ये कम में भी और ज्यादा में भी काम चला लेगा। लेकिन ये जो एंजाइम है ये कम में इसका फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा, और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अगर हवा में रहेगा तो इसका फोटोसिंथेसिस रेट बढ़ जाएगा। अब मेरा आपसे सवाल है, यही चीज आप कनेक्ट कर पाएंगे आप। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल, फिर से सुनिए, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल दिन प्रतिदिन हमारा एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है तो किसे फायदा होगा, इसको या इसको? इसको होगा यार, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा हो जाने से और कम हो जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लगभग ना के बराबर इन्हें फर्क पड़ता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जितना 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 ज्यादा होगा ये उतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेगा और फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ जाएगा। तो क्या मैं कह दूं ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन C3 प्लांट को फायदा हो रहा है अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है, क्योंकि ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड लेवल होने से ये ज्यादा एक्टिव होते हैं और ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर पाते हैं अंदर। अब नाम यह है कि सर C3 नाम कहां से आया? ये जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड को लेके वो होता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, C6H6 पढ़े ना, ग्लूकोज 6 कार्बन वाला कंपाउंड। तो ये एक ऐसा कंपाउंड तैयार करता है जो 3 कार्बन का है, इसीलिए हम इसे C3 प्लांट बोलेंगे। यानी RUBP कार्बोक्सिलेज पहली बार एसिमिलेट करने के लिए जिस कंपाउंड को बनाता है, और वो कंपाउंड का नाम है जो है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसमें 3 ही कार्बन है, इसलिए हम इसको C3 प्लांट बोलेंगे। अब इधर आ जाइए, वैसे ही जो एंजाइम PEP है, PEP कार्बोक्सिलेज, ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाता है जो कि 4 कार्बन वाला कंपाउंड है, तो हम इसे C4 प्लांट बोल देंगे। यानी C3 और C4 नाम जो है ये पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनाने के नाम से है। लेकिन अगर मैं कहूं कि रूबिस्को RUBP कार्बोक्सिलेज और PEP कार्बोक्सिलेज में दोनों में से ज्यादा एफिशिएंट कौन है, ज्यादा मेहनती कौन है, तो मेहनती ये है क्योंकि
कम कार्बन डाइऑक्साइड में भी यह अच्छे से फोटोसिंथेसिस कर लेगा, और ज्यादा भी होगा तो इसको उतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये कम होते ही कम हो जाता है, ज्यादा होते ही ज्यादा होता है। तो इस प्रकार से C3 प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ने से फायदा होना, यही कार्बन फर्टिलाइजेशन कहलाता है बच्चों। समझ में आ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ के C3 प्लांट का फायदा होना, यही कार्बन फर्टिलाइजेशन कहलाता है। अब उसी बात को मैं यहां लिख दिया हूं, कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इंक्रीज्ड, अगर मैं बढ़ा दिया, फोटोसिंथेसिस रेट ऑफ C3 प्लांट इंक्रीज, ये भी बढ़ जाएगा और ये बढ़ेगा तो प्रोडक्टिविटी ऑफ C3 प्लांट बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा तो जो है ये प्लांट्स और अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, ये प्लांट्स और ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे C3 प्लांट्स। अब सर C3 प्लांट का एक दो एग्जांपल बोल दीजिए। राइस, गेहूं, राइस, चावल, व्हीट, गेहूं, कॉटन, कपास और बार्ले। अब अगर मैं बोलूं जो C4 प्लांट का कुछ एग्जांपल बोलिए सर, C4 प्लांट, तो आपको बोलना है बच्चों मेज, सोरगम यानी सुगर केन भी आप बोल सकते हैं, मेज, सुगर केन, ये C4 प्लांट का एग्जांपल है जो यहां आता, और मिलेट यानी बाजरा, ये सब जो है आपका C4 प्लांट का एग्जांपल है। मैंने लिखा नहीं, C3 इंपॉर्टेंट था, C3 का लिख दिया। तो C3 प्लांट को कब फायदा होता है? जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में ज्यादा होता है, क्योंकि ये ज्यादा होने से ज्यादा फोटोसिंथेसिस करता है, कम होने से कम करता है, लेकिन इसको बढ़ने और घटने से कुछ उतना ज्यादा प्रभाव या फिर फर्क नहीं पड़ता है। अब आपको करना क्या है, जल्दी से बच्चों इसे नोट कीजिए। ये एक बहुत ही कठिन टॉपिक था जो मैं आपको आसानी से बता दिया। हालांकि ये फोटोसिंथेसिस में फिर हो सकता है तो वहाँ और डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे, कुछ और भी डिफरेंसेस है क्रांच एनाटॉमी नाम का, जो अभी हो सकता है आपका समझ में न आए, मैं डिटेल में इसको पढ़ाऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। जल्दी से नोट कीजिए बच्चों। हाँ बच्चों, तो नोट कर चुके होंगे, और देखिए ध्यान से सुनिए बच्चों। अभी आपको CO2 यानी कार्बन फर्टिलाइजेशन बता दिया गया है। अब अगर ये बताया जाए बच्चों कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ने से C3 प्लांट को फायदा हो रहा है, उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है, तो क्या हमें कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ाना चाहिए? ना बच्चों, ना, ये गलती हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ C3 प्लांट को फायदा हो रहा है, लेकिन नुकसान कितना कितना होगा आपको पता है। ये ग्लोबल वार्मिंग कितना बड़ा खतरा है हमारे लिए। ओजोन का डिप्लीशन हो जाएगा बच्चों, ना जाने क्या क्या गड़बड़ी हो सकता है। इसलिए हमें इस बात में ड्यान नहीं देना चाहिए कि हम कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ा के C3 प्लांट को फायदा पहुंचा रहे हैं। नुकसान ज्यादा है, फायदा कम है। देखते हैं बच्चों, ड्यूरिंग द पास्ट सेंचुरी यानी 20th सेंचुरी का बात कर रहा है, 20वीं सदी का बात कर रहा है, अभी 2023 चल रहा है बच्चों। तो बोल रहा है जो जब से 2000 स्टार्ट हुआ है, 2000 जो पूरा 100 साल के अंदर लगभग पूरा 20th सेंचुरी में यानी 19th सेंचुरी के बाद 20th सेंचुरी में लगभग माना जाता है कि एवरेज टेम्परेचर अर्थ का 0.6 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। यानी पिछला 100 साल में, ये ध्यान रखिए, पिछला 100 साल में अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 0.6 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। मोस्ट ऑफ इट, इसमें भी अगर देखा जाए कि 0.6 में ज्यादा कब बढ़ा, तो पिछला 30 साल में अर्थ का एवरेज टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा है। ठीक है, अब देखिए, विदाउट ग्रीन हाउस गैसेस, अगर ग्रीन हाउस गैसेस ना हो तो क्या होगा? देखिए, सन से एनर्जी आएगा और वो एनर्जी मैक्सिमम, बहुत सारा एनर्जी हमारा अर्थ से एज इट इज लौट के चला जाएगा। जो थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब होगा, बहुत सारा एनर्जी चला जाएगा। अगर हमारा एटमॉस्फेयर हमारा ऐसे इस हिसाब से नहीं रहेगा, जो भी ग्रीन हाउस गैसेस से अगर वो नहीं रहेंगे बच्चों, अगर हम मानते हैं कि चलिए ओजोन है, ओजोन तो चलिए अल्ट्रावायलेट रेज को रिफ्लेक्ट कर दिया, और जो एनर्जी आएगा वो हमारा अर्थ से टकरा के एज इट इज वापस चला जाएगा, और हमारा अर्थ का एवरेज टेम्परेचर आपको पता है कितना होगा? -18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। यानी पृथ्वी बर्फ का गोला बन जाएगा अगर ये गैसेस ना रहे तो सर गैसेस तो है, अच्छी बात है, बट ज्यादा हो रहा है तो ग्लोबल वार्मिंग भी तो हो रहा है ना यार। हमें बहुत ज्यादा नहीं करना है, बहुत ज्यादा करने से ग्लोबल वार्मिंग, और पूरा तरीके से गायब कर देने से अर्थ का टेम्परेचर माइनस में, यानी दोनों तरफ ही दिक्कत है। हमें थोड़ा सा बैलेंस होकर चलना है बच्चों। अब देखिए, हाउ कैन वी कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग, हम ग्लोबल वार्मिंग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, यानी ग्रीन हाउस गैसेस को
हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, यानी कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे CH4 हो, चाहे नाइट्रोजन का ऑक्साइड हो, चाहे क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो, हम इन्हें कैसे कंट्रोल कर सकते हैं बच्चों। सबसे पहले यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स कम करना है। हम जो पेट्रोल, डीजल, कोयला जला रहे हैं, हमें इन्हें कम से कम यूज करना होगा, ताकि हम जितना कम यूज करेंगे इससे निकलने वाले हार्मफुल गैसेस कम से कम निकलेंगे। यानी ग्लोबल वार्मिंग करवाने के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड्स है या फिर जो और CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये सब चीज़ें ज़्यादा कम से कम निकलेगा। नाइट्रोजन का ऑक्साइड, यानी हमें फॉसिल फ्यूल कम यूज़ करना है। कुल मिलाकर बात यह है, बर्निंग एफिशिएंसी बढ़ाना है, यानी अच्छे से जले, क्योंकि अच्छे से जितना अच्छे से जलेगा उतना स्मोक कम निकलेगा, उतना हार्मफुल गैसेस कम निकलेगा। डिफॉरेस्टेशन कम करना है हमें, यानी भाई करना ही नहीं है, मेन बात तो ये है, जंगल का कटाई, पेड़ों का कटाई कम करना है, क्योंकि आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है ग्रीन प्लांट्स, यानी ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करता है बच्चों। और अगर हम ये प्लांट्स को ही धीरे धीरे कम करते जाएंगे और ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ाते जाएंगे, यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने वाला ज़्यादा और एब्जॉर्ब करने वाला कम, तो दिक्कत है। हमें ऐसा नहीं करना है। ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन पर कंट्रोल करना है। मेरा तो ये मानना है कि सारा समस्या का जड़ ह्यूमन पॉपुलेशन है बच्चों, क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ेगा, लोगों का जरूरत बढ़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा फॉसिल फ्यूल, जितना ज़्यादा इंसान उतना ज़्यादा कोयला जलेगा, जितना ज़्यादा इंसान होगा उतना ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ होगा, जितना ज़्यादा इंसान होगा उतना ज़्यादा घर बनेगा, उतना ज़्यादा पेड़ पौधों का कटाई होगा, उतना ज़्यादा फॉरेस्ट का डिफॉरेस्टेशन होगा, प्लांट्स उतना ज़्यादा कटेंगे। यानी ह्यूमन पॉपुलेशन पर भी हमें कंट्रोल करना है, हद से ज़्यादा ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं। और हमें प्लांटिंग पर ध्यान देना है बच्चों, यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाना चाहिए। ये कुछ तरीका है जिससे हम चाहे तो ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकते हैं। इन ग्लोबल वार्मिंग को रोकने का ये सब तरीका है। अब बच्चों मैं आपको जो नेक्स्ट लेक्चर है अभी, उसमें मैं आपको बताऊंगा इसके बाद कि ओजोन लेयर जो डिप्लीट हो रहा है, यानी ओजोन लेयर जो धीरे धीरे, हमारा प्रभाव यही तक नहीं है, हम स्ट्रेटोस्फीयर तक को गंदा कर चुके हैं, यानी ओजोन लेयर भी धीरे धीरे डिप्लीशन हो रहा है। और बच्चों अगर ओजोन लेयर डिप्लीट हो गया अच्छे से तो अल्ट्रावायलेट रेज आएंगे, म्यूटेशन होगा और सब निपट जाएंगे। जल्दी नहीं होगा, अगर कंट्रोल करेंगे तो फिर ठीक ठाक रह सकता है। तो आपको ये ध्यान देना है बच्चों, जो ग्रीन हाउस गैसेस है वो ज़रूरी है, लेकिन उनका ज़्यादा बढ़ना ज़रूरी नहीं है। ज़्यादा बढ़ेगा तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा तो क्या होगा, कोस्टल एरियाज़ में फ्लड आएगा, और इनलैंड में यानी नॉर्मल जगह में क्या होगा, ड्राउट्स आएगा, यानी सूखा पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग से दिक्कत है बच्चों। अगर कोई पूछे कि अर्थ का एवरेज टेम्परेचर पिछला 100 साल में कितना बढ़ा, आपको बोलना है 0.6 डिग्री सेल्सियस। बोला इसमें भी ज़्यादातर कब बढ़ा, तो पिछला 30 साल में बढ़ा है बच्चों। अर्थ का एवरेज टेम्परेचर अभी 15 डिग्री सेल्सियस है। अगर ग्रीन हाउस गैसेस नहीं रहेंगे तो हमारा अर्थ बर्फ़ का गोला बन जाएगा, यानी अर्थ का टेम्परेचर माइनस में रहेगा। ये लोग एनर्जी को अंदर रख पा रहे हैं, रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके अंदर रख पा रहे हैं, अच्छी बात है। बट ज़्यादा रखेगा तो अर्थ धीरे धीरे आग का तो गोला बन सकता है ना बच्चों, गर्म भी तो हो सकता है। इसीलिए हमें सब चीज़ों पर एक हिसाब से चलना है, जो भी चीज़ें हैं। लेकिन इनके लिए बहुत बड़ा जो है समिट वगैरह भी किया गया है, और ऐसा नहीं है जो ध्यान नहीं दिया जा रहा। ग्लोबली बहुत सारा कंट्रीज़ मिलकर बहुत सारा मीटिंग्स वगैरह कर रहे हैं और उनका असर भी हो रहा है। ये भी हम आपको इकोलॉजी में एंड में बताएंगे कि सब चिंता भी कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि सब हो रहा है तो होने दो। बहुत सारे जो कंट्रीज़ वगैरह है वो लोग मिलजुल के मीटिंग वगैरह भी कर रहे हैं कि भाई जब ऐसा हो रहा है, देखिए डेवलपमेंट भी तो होना ज़रूरी है यार। बिना डेवलपमेंट से कौन चाहेगा मेरे देश का डेवलपमेंट ना हो, कौन चाहेगा देश में फैक्ट्री ना हो, कौन चाहेगा इंडस्ट्री ना हो। सब तो अपना अपना पर्सनल बेनिफिट चाहता है, सब चाहता है फैक्ट्री लगे। अब कोई फैक्ट्री लगा रहा है उसका आप जाकर बोलिएगा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, फैक्ट्री मत लगाओ, तो थोड़ी रुकेगा वो। हमें डेवलप भी करना है और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो हार्मफुल गैसेस है उन पर कंट्रोल भी करना है हमें, यानी बैलेंस होकर चलना है बच्चों। हम पूरी तरीके से डेवलपमेंट को भी नहीं रोक सकते और हम इन हार्मफुल गैसेस को ऐसे रिलीज़ होने भी नहीं दे सकते हैं बच्चों, क्योंकि अर्थ ही नहीं रहेगा यार तो फिर कहाँ इंडस्ट्री और कहाँ फैक्ट्री और कहाँ देश और कहाँ महादेश, सब खत्म हो जाएगा। हमें अर्थ को भी बचाना है और अपना डेवलपमेंट पर भी ध्यान रखना है। तो अब ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। अगर आप ज़्यादा ही एटमॉस्फेयर से प्यार करते हैं, आपको अगर ज़्यादा ही अच्छा लगता है, लेक्चर्स और इकोलॉजी से ज़्यादा प्यार है, तो आपके हाथ में जितना उतना कीजिए। आप जहाँ अगर नज़दीकी आपका कहीं आप जाते हैं क्लास ऑफिस वगैरह, तो स्कूटी हो चाहे आपके घर में बाइक हो, इनका इस्तेमाल कम कीजिए। थोड़ा सा अगर है जगह तो पैदल चलना सीखिए। आप
अपने लेवल में कंट्रोल कीजिए, पेड़ लगाइए। अगर आपके सामने कुछ पेड़ कट रहा है, अगर आपका पावर है तो उन्हें रोकिए। हाँ, प्लांटिंग जितना अच्छा कर सकते हैं प्लांटिंग कीजिए। अगर हर इंसान थोड़ा थोड़ा करके सुधर जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर हम सोचेंगे भाई हमको क्या लेना देना है, हम तो अपना ठीक है, वो अपना ठीक है, वो ठीक है, तो फिर पूरी तरीके से सबका नुकसान होने वाला। बच्चों ध्यान रखना है, ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा अभी चिंताजनक चीज़ है हमारे लिए और हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। बच्चों जितना ज़्यादा हो सके हमें प्लांटिंग करना चाहिए और हर चीज़ को एक ऑन एन एवरेज में लेके चलना है हमें। हम गैर जिम्मेदार नहीं बन सकते। और आपको ये चैप्टर इसीलिए पढ़ाया जा रहा है, ऐसा नहीं मजे लेने के लिए नहीं, ताकि आप भी सोचें बैठ के, आप कोई तरीका निकालें। आप बच्चों को क्यों पढ़ाया जाता है इन सब चीज़ें, ताकि आप भी इन सब चीज़ों के बारे में सोचें कि यार ऐसा हो रहा है तो हम कुछ और तरीका निकाल सकते हैं प्लास्टिक को कंट्रोल करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस को कंट्रोल। आप ही के जैसे लोग पढ़ पढ़ के बहुत सारा तरीका निकाल रहे हैं और वो लोग रिसर्च कर रहे हैं ये सब फील्ड में। तो आपको इसी उम्मीद से पढ़ाया जाता है। एनसीईआरटी वाला ये सब चैप्टर से ज़्यादा सवाल क्यों नीट में देता है, ताकि आपको इन्वायरमेंट से लगा हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझें और फिर उसके बाद आप कुछ वर्क करें और आप लोगों को जागरूक करें, अवेयर करें। ऐसा नहीं कि आप पढ़ के भूल गए। अगर आपको समझ में आया तो अपना फ्रेंड्स को आप इन चीज़ों के बारे में समझाइए। भाई पता चला कहीं ऐसे फालतू कचरा पड़ा हुआ है, आग लगा दिया, खेत में आग लगा दिया, जो लास्ट में बच जाता है कि आग लगा देते हैं राख बनेगा, सबसे पोल्यूशन हो रहा है बच्चों। ठीक है बच्चों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओजोन के बारे में डिस्कस करेंगे। और वैसे तो आपको बहुत सारा चीज़ ओजोन लेयर के बारे में पता चल ही गया है, बट कैसे डिप्लीशन हुआ और फर्स्ट टाइम कब देखा गया कि ओजोन का डिप्लीशन हो रहा है, ये सारा चीज़ डिस्कस होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर के लिए एकदम रेडी और तैयार रहिएगा और इसे नोट कीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और ज़बरदस्त रहिए बच्चों। अपने सेहत का ध्यान रखिए और थैंक्स बच्चों।